नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांशी विहान चैनल पर और मैं हूं मृणालिनी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूसीसी के नाम से भी जानते हैं। यूसीसी को लेकर के अभी चर्चा बहुत जोरों पे है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूसीसी है क्या। यूसीसी एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके तहत देश के सभी नागरिकों के पर्सनल लॉ को एक समान बनाना है, जो बिना किसी धार्मिक, लैंगिक, जातीय भेदभाव के सब पर बराबर लागू होगा। अब यहाँ पर मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, पर्सनल लॉ। तो पर्सनल लॉ क्या है, इस पर बात करने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज के समय में भारत में लॉ दो प्रकार के हैं। पहला क्रिमिनल लॉ, दूसरा सिविल लॉ। और सिविल लॉ में ही पर्सनल लॉ आता है। तो क्रिमिनल लॉ में मर्डर, किडनैपिंग, थेफ्ट जैसे केसेस आते हैं और इसमें लॉ सबके लिए एक समान है। और सिविल लॉ के अंतर्गत प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस, फैमिली, इस टाइप के मुद्दे आते हैं। तो फैमिली का जो मुद्दा होता है, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन, इन केसेस में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी अपने अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। तो ये तो है आज की बात। अब समय में थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, अंग्रेजों के समय में। अंग्रेजों के समय में धर्मों की प्रथाओं और धार्मिक ग्रंथों को ध्यान में रख करके अलग अलग समय पे अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग लॉज बनाए गए थे, जिन्हें पर्सनल लॉ कहते हैं। जैसे हिंदूज के लिए 1864 में एंग्लो हिंदू बिल बना था, जिसे हिंदू कोड बिल के नाम से भी जानते हैं। और मुस्लिम समुदाय के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो शरीयत पर बेस्ड था। धीरे धीरे हम समय क्रम में आगे बढ़ते हैं और हमें आज़ादी मिल जाती है। आज़ादी के बाद संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है। और संविधान निर्माण के दौरान हमारे संविधान निर्माताओं में एक लंबी बहस चली इस बात को लेकर के कि जब हम आज़ाद हो चुके हैं तो अब वन नेशन वन लॉ, या जिसे यूसीसी भी कह सकते हैं, ये लागू किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ संविधान निर्माताओं के द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभी विषम परिस्थिति है हमारे सामने, अभी अभी हमारे देश का बंटवारा हुआ है और देशी रियासतों का भारत में विलय एक बड़ी चुनौती है, तो यह उपयुक्त समय नहीं है जब यूसीसी को लागू किया जाए। तो आम सहमति के साथ फिर संविधान निर्माताओं के द्वारा यूसीसी को संविधान के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 44 में डाल दिया गया। आज भी हम संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 को देखें तो वो कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। फिर इसी विकास क्रम में आगे बढ़ते हुए आज़ादी के बाद नेहरू गवर्नमेंट को लगा कि यूसीसी का फर्स्ट स्टेप हिंदू कोड बिल से होना चाहिए। सुधार के लिए बहुत सारे एक्ट लाए गए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956 और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। और इस तरीके से इन एक्ट्स के द्वारा बाल विवाह, उत्तराधिकार जैसे मामलों में बदलाव लाए गए। और हिंदू कोड बिल हिंदू मुसलमान के साथ साथ बौद्ध, जैन, सिख समुदाय पर भी लागू होता है। इसके बाद बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम समुदाय में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का अब तक पालन करता रहा है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्सनल लॉ के तहत दिए जाने वाले ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया और फिर 2019 में ट्रिपल तलाक को कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया। ये तो हमने सुर्खियां देखी। इस तरीके से 1956 में रिफॉर्म एक्ट्स के माध्यम से हिंदू कोड बिल में सुधारों की एक श्रृंखला लाई गई और मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी 2017 में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार देकर के एक सुधार किया गया। पर यूसीसी अभी भी लागू नहीं किया गया था, क्योंकि यूसीसी वन नेशन वन लॉ की बात करता है। यूसीसी के समर्थन और विरोध में आवाज तेज होती गई 1985 में शाह बानो केस के बाद। शाह बानो 73 वर्ष की एक मुस्लिम महिला थी। सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पति को गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला बताया गया, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक लगातार गुजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है। फिर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने इस फैसले का उस समय तो स्वागत किया,
लेकिन कई राज्यों में चुनाव हारने के बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए संसद में मुस्लिम विमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स 1986 पास कर दिया। इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 को मुस्लिम महिलाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसमें महिलाओं, बच्चों और परिजनों को गुजारा भत्ता दिया जाता है। और बढ़ती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच यूसीसी पर चर्चा फिर और तेज हो गई, क्योंकि एक ही घर में 4 लोगों के लिए 4 नियम कानून तो अन्यायपूर्ण बात होती है। इसी को आधार बना करके फिर यूसीसी की मांग तेज होती चली गई और फिर साल 2019 में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसे लागू करने का वादा किया था। यूसीसी को लेकर के कुछ लोग कहते हैं कि ये देश में समानता लाएगा और कुछ कहते हैं कि यह असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी है। हालांकि यूसीसी के लिए बीजेपी का स्टैंड शुरू से ही क्लियर रहा है कि देश के हर नागरिक के लिए सभी कानून बराबर होने चाहिए। वहीं कांग्रेस कहती है कि भारत जैसी इतनी विविधता से भरे देश में सभी के लिए एक जैसे कानून कैसे लागू किया जा सकता है। इसी एजेंडे पर आगे बढ़ने के क्रम में उत्तराखंड में, जहां बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया जाता है और वहां से बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता या यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा एक इंटरव्यू में बताया गया कि राष्ट्रपति के साइन के बाद राज्य में इसे लागू करने के लिए जो भी औपचारिकताएं जरूरी हैं वो पूरी की जाएंगी। तो आइए आगे अब उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में विवाह की कानूनी आयु पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18 रखी गई है। अब यहाँ पर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ से थोड़ा सा विरोध हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार यौवनारंभ विवाह की आयु मानी जाती है। दूसरी बात करते हैं, यूसीसी उत्तराखंड में द्विविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है, मतलब जीवित पति पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। तीसरा, सपिंड विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि ये अभी पूरे देश में लागू कर दिया गया है। सपिंड विवाह पर प्रतिबंध का मतलब है कि पिता, माता, दादा और दादी के प्रत्यक्ष रिश्तेदार पिता की तरफ से 5 पीढ़ी और माँ की तरफ से 3 पीढ़ी में प्रत्यक्ष रिश्तेदार से शादी नहीं कर सकते हैं। इसमें लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी गई है। फिर आप चाहे उत्तराखंड के ही निवासी हो या कहीं बाहर से आकर के उत्तराखंड में रह रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है और लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को कानूनी मान्यता दी जाएगी। संबंध समाप्त होने पर भी अधिकारी को सूचना देनी होगी। और विवाह के लिए कहा गया है कि 60 दिनों के भीतर उसे कानूनी रूप से मान्यता मिलनी चाहिए, मतलब 60 दिनों के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और अगर रजिस्ट्रेशन में गलत जानकारी दी गई तो 3 माह की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। और अदालत के आदेश के बिना विवाह को भंग नहीं किया जा सकता है और इसका उल्लंघन करने पर अपराधी को 3 साल तक की सजा होगी। और तलाक के लिए कहा गया है कि तलाक की याचिका दायर होने के 60 दिनों के भीतर इस पर कार्यवाही की जाएगी। और भरण पोषण एवं गुजारा भत्ता जो भी नीडी होगा, महिला एवं पुरुष दोनों को देय होगा। विधेयक के प्रावधान आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होते हैं, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमने उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधानों को देखा, पर इसमें कुछ समस्याएं भी हैं, आइए उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यूसीसी उत्तराखंड में LGBTQ जो समलैंगिक जोड़े होते हैं उनके विवाह को संबोधित नहीं किया गया है, जबकि हम जानते हैं अभी कुछ समय पहले जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समलैंगिक विवाह को मान्यता देने पर सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाह को कानूनी तौर पर मान्यता देने से तो इनकार कर दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये जरूर कहा था कि जो हमारी विधायिका है वो कानून के निर्माता हैं, वो इस संबंध में डिसीजन जरूर ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पष्ट किया जा सकता था। ये तो रही उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें। और चलते चलते एक और बात आपको बता देती हूँ कि गोवा देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसका अपना कॉमन सिविल कोड आज़ादी के पहले से ही है, जिसे गोवा फैमिली लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि गोवा पुर्तगालियों के अधीन था तो यहाँ शुरू से ही अपना एक कॉमन सिविल कोड है।
जबकि उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो ये तो मैंने यूसीसी को एक सिंपल वे में समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है और उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या क्या प्रावधान हैं उसको आपके साथ शेयर किया है। आगे आपकी क्या राय है, यूसीसी ये लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।